अब जो मेरे ख्याल में सिचुएशन है वो ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात की है। फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है नेचुरली एमओयू के ऊपर है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई साहब से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। अमेरिकन पाबंदियां तो माजी में भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। ईरान को डिस्टेबलाइज किया जाता है तो ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। सर, अमेरिका और ईरान के दरमियान अब इस शदीद तनाव के माहौल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर रहे हैं। आपको डेडलॉक डायलॉग में बदलता दिखाई देता है इस दौरे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है फील्ड मार्शल साहब का, उनका जो पहला दौरा था वो भी बड़ा मेरे ख़्याल में अहमियत का हामिल था और उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया था। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई थी, लेकिन फिर बाद में अमेरिका की नीयत ख़राब हो गई और फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई। तो ईरान ने फील्ड मार्शल साहब का बड़ा एहतराम किया, उनकी बात को वज़न दिया और एक बड़े मुश्किल वक्त में ये दौरा हुआ। फिर ये अब दोबारा एक दौरा है उनका, इससे पहले भी वो एक दौरा कर चुके। तो मकसद ये है कि ये सिफारतकारी हो रही है दरमियान में। नेचुरली अमेरिका और ईरान, इनको दरमियान सिफारती बातचीत बिल्कुल जो है वो नहीं है। इस दौरान में ज़ाहिर है चीन जो ईरान का पैगाम है वो अमेरिका तक पहुंचाना और अमेरिका का पैगाम ईरान तक पहुंचाना और दोनों को समझाना भी, सिर्फ पैगाम पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों को बावर कराना, अपनी राय देना। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की राय दोनों ममालिक के लिए बड़ी मुक़द्दम है। इसलिए आप देख लीजिए कि जब भी कोई इसमें डील होगी तो उसका जो बुनियाद है वो वही 14 नुकात होंगे जिनको इस्लामाबाद एमओयू के नाम से जाना जाता है। जी। इसलिए अब ज़ाहिर है ये एक डेडलॉक की सी सिचुएशन है। पिछले 5-6 महीने से जो मामलात चल रहे हैं, ना अमेरिका उसमें मुकम्मल जीत सका है और ना ईरान को कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है मेनलैंड अमेरिका तो बहुत दूर है और उसके ख़ित्ते के अंदर जितने बेसेस थे उनको ज़ाहिर है बड़ा निशाना बनाया गया और वहाँ मुश्किलात में अमेरिका के लिए इजाफ़ा भी हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अमेरिका कई ममालिक से, जिसमें जॉर्डन भी है, जिसके अंदर इराक़ भी है, वहाँ से अपने अड्डे अब बंद करके निकल रहा है। इसी तरीके से जो दीगर मेरे ख़्याल में कुवैत के अंदर हैं या दीगर जगहों के ऊपर बहरीन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसानात अमेरिका को उठाने पड़े हैं, लेकिन क्योंकि अमेरिका के पास एक माइट है, एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उनके पास पैसे हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब जो मेरे ख़्याल में सिचुएशन है वो ज़्यादा पॉलिटिकल मामलात की है। फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है वो एक्चुअली 3 बुनियादी बातों के ऊपर मेरे ख़्याल है कि उसका जो बुनियाद होगी। एक तो पहला ये है कि जो अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस मज़ीद सख्त करने का बताया गया है। जी। लेकिन फिर अमेरिकन जो मेरे ख़्याल में वहाँ थिंक टैंक्स थे, जो वहाँ मूवर्स एंड शेकर्स थे, उन्होंने समझाया कि जनाब 3610 के करीब तो आप सैंक्शंस ऑलरेडी हम इन पे लगा चुके हैं। 47 साल गुज़र गए हैं, लेकिन ये आपसे दब नहीं रहे बल्कि उल्टा आपके मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे इज़ाफ़ा हैं। कर रहे हैं। तो ये एक बात है। लेकिन इससे ईरान को भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शन सिर्फ यहाँ बात नहीं है, बल्कि अब अमेरिका ये कह रहा है कि दूसरे ममालिक भी जो उनके साथ तिजारत करेंगे वो उनके ख़िलाफ़ भी पाबंदियाँ आयद कर देगा। ये यकीनन मेरे ख़्याल में एक टफ़ बात है। और जो ईरान का जो 90% प्रोडक्शन थी ऑयल की, वो तो चाइना ले जाया करता जी, था। जी। अब चाइना के पास ज़ाहिर है उन्होंने अब रशिया से तेल ख़रीदना शुरू कर दिया। तो ये एक मेरे ख़्याल में ईरान के लिए चैलेंज है और ईरान में बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा दीगर मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वग़ैरह वग़ैरह। जंग ज़ाहिर है अच्छी चीज़ तो नहीं हुआ करती, इसलिए ईरान के अंदर भी एक ख्वाहिश तो मौजूद है कि मामलात कहीं बेहतर अंदाज के अंदर तय हो जाएँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर नेशनल इंटेग्रिटी एंड देयर ऑनर एंड देयर डिग्निटी। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जिसको ज़ाहिर है फील्ड मार्शल साहब वहाँ जाके इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा इशू जो है वो उनका नेचुरली एमओयू के ऊपर है कि एमओयू के जो बुनियादी नुकात हैं अमेरिका उनके ऊपर मेनो-अन तस्लीम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जी। अगर अमेरिका एक तरफ सिग्नेटरी है
उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, तो अब वो उनसे लेतो लाल से काम क्यों ले रहा है। और ज़ाहिर है फिर इसके अलावा बहुत सारी धमकी आमेज़ रवैया है अमेरिका की जानिब से, और तुर्की बतुर्की ईरान की जानिब से जवाब है। अब ये एक तो ये 2 पहलू हो गए। तीसरा पहलू इसके अंदर जो है वो है हूतियों का, जो ज़ाहिर है सऊदी अरब के ऊपर और बाब मंदब के ऊपर एक मुश्किलात पैदा किए बैठे हैं। इस वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान का ज़ाहिर है तुर्किया का एक दिफाई एग्रीमेंट भी मौजूद है। तो उनको बेसिकली क्योंकि यही बताना है कि जी आप अपने हूतियों को किसी तरह से कंट्रोल करें। गो के मैं समझता हूँ कि हूती जो हैं वो फ़िलहाल किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया हुआ है, और ज़ाहिर है कि दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन ईरान। तो ईरान से वो असला भी हासिल करते हैं, उनसे शायद रकम भी मिलती है उनको, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक अलहदा अपनी शनाख्त भी रखते हैं, और उनकी जो एक स्ट्रगल है वो आज की नहीं है, एक बहुत पुरानी स्ट्रगल है। तो लुबे-लुबाब इसका ये है कि बुनियादी तौर पे कोशिश ये की जाएगी। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, आपके तीनों पॉइंट्स बहुत ही सॉलिड हैं, और हम भी दुआ गो हैं कि डायलॉग की तरफ जाएं भी और कुछ ना कुछ मुज़ाकरात हों और अमन हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, पासदारान इनकलाब का ये कहना है कि अमरीकी पाबंदियाँ अस्करी मैदान में शिकस्त का एतराफ़ हैं, वहीं ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुआशी दबाव का एतराफ़ और बार बार मुआहदे की ज़रूरत पर जोर देना। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? अमेरिका से डील कैसे किया जाए? क्या ईरानी सदर और पासदारान इनकलाब एक पेज पर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है, लेकिन जंग किसी भी मुल्क में हो तो उसकी फ़ौज ताकतवर हो जाया करती है, क्योंकि डिसीजन फ़ौज के पास चले जाया करते हैं। और फिर ज़ाहिर है ये एक ऐसी जंग है जिसके अंदर कहने को तो सिर्फ अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग थी, लेकिन अमेरिका के जो 17 बेसेस थे खित्ते के अंदर, वहाँ से हमले हो रहे थे, तो एक किस्म का 17 ममालिक से जंग हो रही थी। तो ये एक मेरे ख्याल में उससे IRGC को ज़्यादा ताकत मिली है। अभी फील्ड मार्शल क्योंकि वहाँ मौजूद हैं, इस वजह से वो वहाँ IRGC की कमांड से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड से, उनके इंटेलिजेंस चीफ से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से और दीगर से, जिसमें सदर मसूद पज़ेश्कियान, और मेरा ख्याल है कि आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनाई साहब से भी उनकी मुलाकात मुतवक्का है। उसकी वजह यह है कि डिसीजन, फाइनल डिसीजन लाइज विद हिम। और मेरे ख्याल है कि जो सदर मसूद पज़ेश्कियान का जो कंसर्न है, वो डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान एक बड़े समझदार आदमी हैं, और नेचुरली वो जो बढ़ते हुए पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उनको वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब रोटी नहीं होगी घर में, आप जब बच्चे पूछेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह ख़ामेनाई साहब जो शहीद हो चुके हैं, उनका एक बहुत बड़ा विज़न था, लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लोगों ने अकीदत दिखाई, लेकिन ज़ाहिर है कितने दिन आप भूख प्यास और अफलास के अंदर गुजार सकते हैं। तो ये भी कंसर्न्स हैं जो कि सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब के हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर हुआ करता है, लेकिन वो एक पेज पे हैं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो एक पेज पे ना हो तो उनको तो दुनिया जीने नहीं देगी। ये बात उन्होंने मेरे ख्याल में थ्रू हार्ड वे सीखी है। और जहाँ तक अमेरिकन सैंक्शंस की बात है, देखिए अमेरिकन पाबंदियाँ तो माजी में भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकें, लेकिन अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि जो उसने मुआहदात किए हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका ने उसके पैसे अदा करने हैं, जो $300 बिलियन देना है, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि शायद अब बढ़ चुका होगा क्योंकि जंग दोबारा शुरू हुई थी। उसके बाद जो है वो उन्होंने जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं वो उनको वापस करने हैं। अमेरिका ये चाहता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरा, ये मुमकिन नहीं होगा। अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि उनके पास आर्म ट्विस्टिंग का एक बहाना है, जो कि ख़ास तौर पे अरब ममालिक का एक जो रीजन में मौजूद हैं, जो कि अमेरिका के एलाइज भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं अमेरिका के अंदर। $3.3 ट्रिलियन के उन्होंने मुआहदात भी उनके साथ, अमेरिका के साथ किए हैं। लेकिन गल्फ़ का भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, और वो ये है कि उनकी जो 4 बुनियादी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके ऊपर वो चल रहे थे, हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज़म की, एविएशन की, और उनकी दीगर जो इंडस्ट्रीज़ थी, ऑयल की प्रोडक्शन और गैस की प्रोडक्शन, वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुई है। और अब वहाँ के लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी हुकूमतों पे दबाव डाल रहे हैं कि हम एक ऐसी
ऐसे फ्यूड के अंदर अपने आप को क्यों डाल रहे हैं जो कि अमेरिका का है। एंड वक्त ने साबित किया है कि अमेरिका उनको दिफाई शील्ड फराहम नहीं कर पाया। बिल्कुल, ये यही वक्त ने वजह साबित बनी किया थी। है अब्दुल्ला साहब, और अमेरिका इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। अब अगर हम देखें तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीन की हिमायत के बगैर, चीन को एतमाद में लिए बगैर ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान पर मौशी पाबंदियां आयद कर दी जाएं, क्योंकि ईरान का जो 90% तेल है उसका ख़रीदार तो चीन है। तो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते चीन का दौरा किया है। आपको चीन का क्या स्टांस नज़र आता है इन फ्यूचर? देखिए, चीन का स्टांस पिछले कुछ सालों से बहुत ही मेरे ख्याल में वाज़ेह है। अनप्रेडिक्टेबल रहा, क्योंकि जिस तरीके से सीरिया जंग के अंदर रूस के साथ चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर आके खड़ा हो गया था और अमेरिका वहाँ मौजूद था और फिर अमेरिका को वहाँ से भागना पड़ा था, तो मेरा ख्याल है कि वो वक्त और था। और उसके बाद जो एग्रेसिव एटीट्यूड था वो चाइना ने ख़त्म कर दिया। और जब गज़ा के अंदर सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, तो फिर चाइना का यही सोचा जा रहा था कि चाइना कोई बढ़कर स्टांस लेगा, लेकिन चाइना ने फ़िलहाल ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। हाउएवर, आई बिलीव कि चाइना जो है वो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो रीजन के अंदर, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट और गल्फ़ के एरियाज़ के अंदर वो बहुत अहम तरीन है। और अगर ईरान को डिस्टेबलाइज़ किया जाता है तो ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज़ हो जाएगा, जैसे कि आपने देख ही लिया है। इसलिए चाइना जो है वो खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए ये कर सकता है कि वो, जैसे पहले उसने कहा था कि जी हम आपकी पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन फिर जो अब रिपोर्ट्स आई हैं वो दो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। एक ये कहती है कि 1.8 मिलियन पर डे ईरान से वो ख़रीद रहे हैं, जबकि दूसरी रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने ज़ीरो जो है वो उनसे कर दिया है, जो तरसीलात हैं वो ज़ीरो पे ले आए हैं। अब इस उनकी टी पॉट रिफाइनरीज हैं चाइना के अंदर जो कि ईरानी तेल ख़रीदा करती थीं, वो फ़िलहाल तो इस टाइम पे फंक्शन नहीं कर रही, वो रूसी तेल से ख़रीद रही हैं। बल्कि वो रूस का वो तेल जो पहले वो यूरोप के पोर्ट्स के लिए जाया करता था वो भी डाइवर्ट है चाइना की जानिब, जिससे ज़ाहिर है इंडिया को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ जो है वो चाइना का एक इस रीजन के अंदर सी पैक भी है, उनका बिल्कुल बिल्कुल, चाइना जो है वो किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, किसी भी तनाज़े में उलझना नहीं चाह रहा, और जो उसकी मैशत पे वो फोकस किए हुए है। और हम देख रहे हैं कि बैक एंड पे सपोर्ट तो कर देता है, लेकिन खुलकर कभी भी सामने नहीं आता। तो अब देखते हैं कि चाइना इस मामले में क्या डिसीजन लेता है।